बारात के अंदर बारातियों को लगातार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जा रही थी कि जल्दी से आप लोग यहाँ मंच पर, यहाँ स्टेज पर आ जाओ, क्योंकि अब अमजद मियाँ का निकाह होने वाला है। निकाह की आवाज़ लगती है तो बाराती इधर उधर जो बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, सीधा उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर दूल्हे मियाँ बैठे हुए थे। इमाम साहब अब तैयारी करते हैं निकाह पढ़ाने की। निकाह इधर पढ़ाने के बाद सीधा लड़की के पास कुछ लोगों को भेजा जाता है। लड़का हाँ कर देता है, लेकिन लड़की के पास जैसे ही जाते हैं तो लड़की तैयार ही नहीं थी। उसी की शादी है और वो लड़की तैयार नहीं है। तो जो भी लोग आए थे घर के, परिवार के, वो ये देखकर हैरान थे कि आखिरकार दुल्हन तैयार क्यों नहीं हुई है। इससे कहा जाता है कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई है, तो कहती है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती। एक तरफ वो मना कर रही है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ मेहमान आए हैं, उन्होंने खाना खाया है, सारी सब कुछ तैयारी हो चुकी हैं, विदाई के लिए दहेज वगैरह जो भी कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ शादी की होती हैं वो सब कुछ हो चुका था, और दुल्हन शादी से इनकार कर देती है। और जब ये बात उसकी माँ, उसके अब्बू को पता चलती है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। दोनों ही जाते हैं और अपनी ही लड़की के सामने घुटने टेकते हुए, अपनी पगड़ी रखते हुए कहते हैं कि हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, हो सके तो इस शादी के लिए हाँ कर दो। यदि तुमने शादी के लिए ना की तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और शायद हमारे जीने की कोई वजह भी नहीं बचेगी। जब दुल्हन के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए माँ और बाप लगातार ऐसी कर रहे हैं तो उसकी नज़रें अब सैकड़ों लोगों पर थी, जो सैकड़ों घर के, परिवार के, रिश्तेदार के लोग थे, जो इस दुल्हन को बार बार देख रहे थे कि अब ये क्या करेगी। माँ बाप के सामने लड़की भी झुक जाती है, तैयार हो जाती है और निकाह के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही निकाह के लिए हाँ की जाती है, जाते जाते वो कहती है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बुरा हो जाए। वाकई इस घटना में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इतना बुरा होता है कि इस दुल्हन ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, और जब होता है तो ये घटना न केवल उस देश में, बल्कि ऐसा कौन सा देश था जहाँ तक ये घटना की गूंज नहीं पहुँची थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका एक प्रदेश है पंजाब, उसी का एक ज़िला है मुजफ्फरगढ़। दरअसल दौलतपुर की ये घटना है। बात कर रहा हूँ 26 अक्टूबर 2017 की रात की। जैसे ही इस घर के अंदर लगभग 28 लोग हैं, और 28 के 28 लोगों की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होती है, उल्टियाँ हो रही थीं, और उनकी उल्टियों की, उनके रोने की, उनके बिलखने की, उनकी चीखने की, बच्चों के चीखने की आवाज़ें अब आसपास के घरों तक पहुंच जाती हैं। जैसे आसपास के घर वालों को ये पता चलता है कि पड़ोसी में जो अमजद का घर है, उसके घर पर ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, तुरंत ही आसपास के लोग भी शोर मचाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इस घर में इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। किसी के हाथ में 4 साल का बच्चा था, किसी के गोद में 10 साल का बालक था, किसी के में 7 साल का बालक था, कोई बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में लिए हुए है, तो कोई किसी बड़े को। लगभग 28 के 28 जनों को ऐसे ही उठाकर सीधा इस गांव के अंदर जो हकीम जी हैं उनके पास लेके जाते हैं। हकीम जी जैसे ही उनकी नब्ज़ देख रहे थे, नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हकीम जी की भी नब्ज़ की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो ही नहीं, पूरे गांव का हर एक व्यक्ति परेशान था कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या है। कुछ लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने दम तोड़ दिया, मर गए। लगभग 4 लोगों ने रास्ते में ही हकीम जी के पास तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया था। अब गांव वालों को लगा कि अगर हमने यहाँ से किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके नहीं गए तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है और देखा जाता है कि कई मील दूर हॉस्पिटल होते हैं अच्छे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 और लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिला के अब तक 12 लोग मर चुके थे, और 12 लोग एक ही गांव के, एक ही परिवार के, एक ही ख़ानदान के एक साथ मरना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे ही ये खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, न केवल उस पंजाब प्रदेश में, ज़िले में, उनकी सीमाओं को पार करती हुई, पाकिस्तान की सीमाओं को पार करती हुई दूर तक पहुंच जाती है। ये लोग सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार इनके घर में हुआ क्या है। आनन फानन ही बाकी के सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और जो 12 लोग मर चुके थे उनको उठाकर सीधा मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था तो दूसरी तरफ उनका इलाज चल रहा था। तुरंत ही खबर आती है कि 12 पहले मर चुके हैं, 5 लोगों की और मौत हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर धीरे धीरे करके 24 घंटे के अंदर ही 17 लोगों ने दम तोड़ दिया था। मरने वालों में बच्चे ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन जिस तरह से बच्चे मर रहे थे, जिस तरह से ये बात हो रही थी, हर एक मीडियाकर्मी, हर एक व्यक्ति, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस परिवार में, इस घर में हुआ क्या है।
तभी लोगों को याद आता है कि अभी हाल ही में इनके अभी 1 महीना भी ठीक से हुआ नहीं है, यहाँ एक शादी का माहौल था, आसपास के लोगों ने दावतें खाई थी, नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन दुल्हन की हालत ठीक है, दुल्हन ठीक थी, सब कुछ ठीक था। तभी उससे पूछा जाता है कि ये हुआ क्या है। 24 घंटे बीतने के बाद जब 17 लोगों की मौत हो जाती है, तब वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ क्लियर हो जाता है कि मरने का जो मेन कारण रहा है वो कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुआ है। यह जहरीला पदार्थ कैसे खाया गया है, किस माध्यम से, अब इसी की जांच पड़ताल का एक विषय बन जाता है। अब इसके लिए जो उच्च अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल किसी और को नहीं बल्कि इस घर की जो नवेली दुल्हन है उसको देते हैं। और नवेली दुल्हन जिसका नाम आसिया होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान के अलीपुर की रहने वाली थी। अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 2017 को उसकी शादी हुई थी और ये घटना जो होती है वो अक्टूबर 2017 की घटना थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इस लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो लड़की कहती है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, घर में सब लोगों ने खाना खाने के बाद लस्सी पी थी, बस मैंने वो लस्सी नहीं पी और आप देख लीजिए, चाहे आप जांच कर लीजिए। लड़की ने इधर उधर की बातें बतानी शुरू की। जब उस लड़की यानी कि दुल्हन को पुलिस वाले उठाकर लेके जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो कुछ ऐसी बात बताती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि जिस गांव की, जिस जगह की ये रहने वाली है, वहीं पास में एक लड़का रहता था, शाहिद लसारी, जिसको ये बेइंतहा प्यार करती थी। और अपनी प्यार की कहानी न केवल अब इसके खुद को मालूम थी बल्कि इसके घर के जितने भी सदस्य होते हैं, इसकी अम्मी हों, इसके अब्बू हों या परिवार के बाकी सदस्य हों, सभी को मालूम था। जब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो अपनी अम्मी से कहते थे कि अम्मी शादी तो शाहिद से ही करनी है और अब्बू से आप बात कर लीजिए, लेकिन इस बात को अम्मी हमेशा उसकी टाल दिया करती थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लड़की जब 21 साल की हो जाती है, सितंबर 2017 का ये वाक़या है, उसकी शादी की बात तय हो जाती है। कोई और नहीं करता, नज़दीकी ही एक रिश्तेदार होता है। इस लड़के का नाम होता है अमजद अकरम, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। अमजद अकरम अपनी अम्मी अब्बू से बात करता है। उसके अम्मी अब्बू सीधा इस आसिया के घर पर पहुंचते हैं। आसिया के अम्मी अब्बू से कहते हैं कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। बस उनके लिए तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था और देखते ही वो हाँ कर देते हैं। लेकिन लड़की मना कर रही थी, इनकार कर रही थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और वो दिन भी आता है जब शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। शादी जब होती है, घर में सब कुछ जो एक शादी के लिए होता है, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम हो, चाहे वो दहेज का इंतज़ाम हो, जो भी एक फॉर्मेलिटी, जो भी एक औपचारिकताएँ शादी की होती हैं, सब कुछ चल रही थी। लड़का तो निकाह के लिए कबूल है कबूल है कबूल है बोल देता है, लेकिन जब बात दुल्हन के पास पहुंचती है तो शादी से इनकार कर देती है। इनकार करना था, घर वाले उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, अपनी पगड़ी रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, लड़की को किसी तरह से मना लेते हैं। लेकिन जब लड़की यहाँ से विदा होकर दुल्हन के रूप में अपनी ससुराल जाती है, दौलतपुर गांव में, जो कि मुजफ्फरपुर गढ़ का है एक गांव, वहाँ जाकर जब बात सुहाग रात की थी तो पहली ही रात को उसने अमजद से अपने दिल की बात कर दी। उसने कहा कि अमजद, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बचपन से ही मेरा प्यार है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इतना होने के बाद भी अमजद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे निकाह करके लेके आया हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कोई तलाक नहीं देने वाला। और जो एक दुल्हन के साथ करता है उसका हस्बैंड, उसने वो सब उसके साथ किया। शुरुआत में उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन आसिया जो दुल्हन होती है वो इस घर से चुपके से यहाँ से भाग जाती है और वो कहीं और नहीं, सीधा अपने मायके पहुँचती है। और मायके आने के बाद अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे उस घर में किसी भी कीमत पर नहीं जाना है, कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तभी वो अपने प्रेमी से मिलती है, शाहिद से, कि शाहिद कुछ भी करो तो मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है। लेकिन शाहिद कहता है कि ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। और वो वापस लड़की जब अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ से कहती है या तो मैं मर जाऊँगी या उसको मार दूँगी यदि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ससुराल वाले यहाँ पर पूरी टीम के साथ आ जाते हैं और उस लड़की को अपने ससुराल वालों के सामने ले जाकर उसे कहते हैं कि हर हाल में तुम्हें हमारे ही साथ रहना है। और वो लड़की मजबूर में अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। लेकिन जब उसने अपने पति को ये सारी बातें बता दी थी तो उसका पति कहीं ना कहीं उससे रुष्ट रहने लगा था, नाराज़ रहने लगा था, उसकी दी हुई चीज़ों से परहेज़ करने लगा था, उसकी दी हुई चीज़ों को खाने से इनकार करता था। लेकिन उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार कर रहा था
वैसे ही काम कर रहा था जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। उसे अपना बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन नाराज़गी का भी एक दायरा उसने अपने साथ रखा। और ये वक्त आता है 26 अक्टूबर 2017 की रात को, जब सब लोगों ने खाना खा लिया था। तब वो अपने पति के लिए दूध लेके आती है, और दूध का मशवरा किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि उसके प्रेमी शाहिद ने दिया था कि तुम उसे दूध देकर उसकी जान ले लो, उसको मार डालो। वो मर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हारा अकेले रह जाओगी, और इसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन दूध का गिलास लेके जब अपने पति के पास कमरे में जाती है तो उसका पति साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये दूध नहीं पीना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो उस दूध को पीना नहीं चाहता था। और वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही है, उसे खुशामंद करती है कि तुम इस दूध को पी लो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं ये दूध पीऊँगा ही नहीं। वो लड़की मायूस होकर दुल्हन सीधे जाती है रसोई में, उस गिलास को रख कर अब अपने टॉयलेट में चली जाती है, बाथरूम में चली जाती है अपना कुछ करने के लिए। और वो परेशान थी कि जो उसके मंसूबे हैं, उसकी जो प्लानिंग है, उससे पानी फिर चुका है कि करें तो क्या करें। वो अपने टॉयलेट के अंदर ही थी और इधर उसकी सास रसोई के अंदर लस्सी बना रही थी। लस्सी बनाते बनाते वो देखती है कि गर्म दूध होता है, और उसी दूध को उसने अपने उस लस्सी के अंदर डाल दिया जिस दूध के अंदर जहर मिला हुआ था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुल्हन ने उसके बेटे के लिए इसमें दूध में जहर मिलाया हुआ है, इसको पीने से किसी की मौत हो सकती है। बड़ी संख्या में जो घर में लोग मौजूद हैं, ये बड़ा परिवार था। फिलहाल घर के अंदर 29 लोग मौजूद थे दुल्हन सहित, लेकिन इस लस्सी को 28 लोगों ने पिया था, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, औरतें भी शामिल होती हैं, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। और जब ये लस्सी एक बड़ी सी ट्रे में रखकर एक एक गिलास जब लोगों के पास पहुंचता रहा, जैसे जैसे पहुंच रहा था, लस्सी का स्वाद अच्छा था। पीते ही कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग उल्टियां करने लगते हैं, और उसके बाद सभी की हालत ख़राब होती है। कुछ देर के बाद रोते हुए ये दुल्हन अपने इस टॉयलेट से बाहर आती है। तब तक आकर देखती है कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी हालत ख़राब थी। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहती है, ये सब क्या हुआ, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब ज़ोर ज़ोर से रो रही है, उसकी रोने की, उसकी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें जब आसपास के लोगों तक आती हैं, आसपास के लोग इन सभी लोगों को लेकर सीधा हकीम जी के पास जाते हैं, क्योंकि गांव में डॉक्टर की कोई अच्छी की सुविधा थी ही नहीं। और उसे यहाँ से फिर हकीम जी के पास से पहुँचते हैं हॉस्पिटल। लेकिन तब तक 24 घंटे के अंदर 17 लोगों ने दम तोड़ दिया था। और जैसे ही 17 लोग मरते हैं, ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब सीमाओं को पार करती है, न केवल प्रदेश बल्कि देश और इससे भी पूरी दुनिया में जब फैलती है, तो लोग देखकर सुनकर हैरान थे कि एक महिला ने किस तरह से चूक की और 17 लोगों की जान ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, साथ ही उसके प्रेमी शाहिद लसारी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कहीं ना कहीं उस लड़की के चाची पर भी शक था, उसको भी गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद इसमें चाची का रोल उतना नहीं पाया गया था, और उनके खिलाफ उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ जो मुकदमा बनता है, धाराएं बनती हैं, उसके हिसाब से उस पर चार्ज लगाया गया। फिलहाल वो महिला अपने प्रेमी के साथ जेल में है, सलाखों के पीछे है, और वो उस दिन का हमेशा पछतावा करती है। जब मीडिया कर्मी ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कहते हैं कि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। ठीक वैसे ही इसमें हुआ। जब वो अपने घर से दूसरी बार विदा होकर जा रही थी, तो अपनी माँ से कहा था कि या तो मैं नहीं रहूँगी या वो नहीं रहेगा। उसके मुंह से निकली हुई बात वो तो रही, लेकिन उसका मियाँ हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। ठीक इसमें भी वैसे ही हुआ है। इसे अलग अलग रूप में देखा गया था, और उसके बाद अच्छा बड़ा रिसर्च भी हुआ था। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें दीपक कुमार हैं, रोशन कुमार बिहार से हैं, नेहा कुमारी हैं, नीतीश कुमार बलिया से हैं, और बबलू। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें कमल खान हैं, रोमियो माही हैं, मोहम्मद फारूक मंसूरी शाहजहांपुर से हैं, गुड्डू अंसारी राधे कश्यप, पूजा कनौजिया जौनपुर से हैं, अभय प्रताप सिंह कानपुर से हैं, मोहम्मद सरफराज बिहार, सोमानी लाल मीणा, मनीष यादव सूरत से हैं, उषा देवी, आकिब खान अलवर से हैं, कलवंत सिंह अलवर से हैं, जेठाराम चौधरी शेरगढ़ से हैं, सलमान मिर्ज़ा कानपुर से, कालेश्वर दास मधेपुरा से, रमन परिहार हरियाणा से हैं, जोगिंद्र राजपूत अमरोहा से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।